नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 6 पर। यूनिट नंबर 6 जो है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश और भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक दिए हैं और हमने इस पूरे इकाई को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भारत में वित्तीय संस्थान कौन कौन से क्या है, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने भारत की विदेश व्यापार नीति, G20 और सार्क आसियान के बारे में बात की थी। और ये चौथा मॉड्यूल हमारा चल रहा है जिसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अगर वर्तमान स्थिति को जानना है तो इसका सही जो स्रोत है वो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण से हमें मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की एक सटीक जानकारी और बोल सकते हैं कि एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है। हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं और पिछला लेक्चर जो रहा वो हमारा इस डिस्कशन पे पहला पार्ट था, लेक्चर जो है वो, जिसमें हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण की पहली व्यवस्था को देखा। हमने उसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय घाटा आदि पे बात की थी। फिर हम लोगों ने दोस्तों कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा था कि कृषि के संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। और फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण के इस लेक्चर को, जिसमें दोस्तों हमने नाम दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रारंभिक जानकारी की है, ये पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहली बार हमारी इस लेक्चर श्रृंखला से जुड़ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, या हम ये कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वर्तमान, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर आप पार्ट 1 छोड़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन भी छूट सकते हैं, तो उसको जरूर देखना। अगर हम इस पार्ट में देखें तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों वो क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र कितना है। कृषि से संबंधित चीजों को पिछले लेक्चर में देखा, कितना उत्पादन, कितना क्या नहीं, सब कुछ चीजें देखा। यहाँ अगर हम मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र की बात करें तो लगभग 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि है, जो कुल भूमि का लगभग 49.43% जो खेती के अधीन है। तो मध्य प्रदेश की लगभग हम बात करें आधी भूमि जो है वो खेती के अधीन है दोस्तों। बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें लगी होती है। हम कहते हैं कि लगभग 70% जनसंख्या जो हमारी है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करती है। और ये जो पूरा डेटा है दोस्तों वो 2018-19 तक का जो हमारे पास आया था। इसमें से हम देखें दोस्तों 145 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो होता है उस पर खरीफ की फसलें की जाती हैं और 119 लाख हेक्टेयर पर रबी की फसलें की जाती हैं। मतलब ये कि 152 लाख हेक्टेयर जो है उसी में से लगभग 145 लाख हेक्टेयर पर जब खरीफ का सीजन होता है तो खरीफ की फसलें की जाती हैं और इस भूमि पे रबी के सीजन में लगभग 119 लाख हेक्टेयर पर रबी की फसलें बोई जाती हैं। तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने रबी की फसलों का क्षेत्र है, कितना खरीफ की फसलों का क्षेत्र है, तो आपको बताना होगा। इसके बाद अगर हम प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में शासकीय और निजी स्रोतों से जो सिंचाई की क्षमता स्थापित हुई है वो लगभग 110.97 लाख हेक्टेयर के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। ये बहुत बड़ी सिंचाई क्षमता है। मतलब इतनी भूमि क्षेत्र में से आपके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो बोल सकते हैं सिंचाई के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी मध्य प्रदेश में ऐसा है जहां सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब हम मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो नलकूप के माध्यम से, कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें नहर के माध्यम से सिंचाई होती है और तालाबों से भी मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें नलकूप से तो लगभग 69% से लेकर 70% तक हमारे मध्य प्रदेश में नलकूप और कुओं से सिंचाई का सिस्टम चलता है। बेसिकली हम अगर यहाँ सीधे सीधे कहें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ सिंचाई में भूमिगत जल जो है उसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है और भूमिगत जल का सिंचाई में प्रयोग करना दोस्तों एक प्रकार से हमारे लिए नुकसानदेह भी, हानिकारक भी है। कैसे? क्योंकि जो भूमिगत जल है दोस्तों वो निश्चित मात्रा में हमारे पास है और जैसे जैसे समय हम लोग देख रहे हैं भूमि में बारिश की अनियमितता के चलते, डेवलपमेंट की वजह से जो पानी होता है वो नहीं पहुंच पाता है और जब पानी नहीं पहुंच पाता जमीन के अंदर तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। और भूमिगत जल का स्तर अगर नीचे जाता जा रहा है तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास में आज से 20-25 साल पहले अगर किसी ने बोरवेल किया होगा या कुआं खोदा होगा तो वहां पर पानी बहुत जल्दी निकल आया होगा, कम गहराई में निकल आया होगा। और आज अगर आप तब की तुलना में अगर ये करते हैं
कुआं खोदते हैं तो पानी बहुत गहराई में निकलता है, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की भूमि में भी जो जल स्तर है वो निम्न होता चला गया, निचले स्तर पे चला गया। इसका कारण कहीं ना कहीं क्या है, जो भूमिगत जल उसका विदोहन बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भूमिगत जल का कहीं प्रयोग होता है तो वो कृषि क्षेत्र में होता है, सिंचाई के लिए। तो हमारे यहाँ पर लगभग 69 से 79% अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो नलकूप और कुओं से भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो नहर का योगदान आता है दोस्तों, और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17.92% योगदान हमारे मध्य प्रदेश की सिंचाई में नहरों का है। और उसके बाद हम तालाबों का और बाकी स्रोतों को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर अगर हमें इन नलकूपों और भूमिगत जल से सिंचाई की स्थिति को कंट्रोल में करना है, कम करना है, तो हमारे किस पर निर्भर रहना चाहिए, नहरों पर। नहरों में क्या होता है, नदियों का पानी होता है। नदियों का पानी वैसे भी दोस्तों क्या करता है, बह के समुद्र में मिल जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो अगर हम नहरों के माध्यम से नदियों के पानी को सिंचाई में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो संभव है कि हम भूमिगत जल को सिंचाई में कम प्रयोग करेंगे, और भूमिगत जल का स्तर जो नियमित तौर पर हम नीचे गिरता देख रहे हैं वो नहीं गिरेगा। क्लियर। इसके अलावा हमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चार्जिंग सिस्टम के माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने की व्यवस्था, तो उसको भी कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र में योगदान दे भी रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों नलकूप की, तो जो मालवा का रीजन इंपॉर्टेंटली, ये पूरा के पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर नलकूप और कुओं से सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा चलती है। अगर हम नहरों से सिंचाई की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, मध्य भारत का पठार हम जिसको कहते हैं, जिसमें दतिया, भिंड, मुरैना, ये जो पूरा इलाका आता है, यहाँ पर नहरों से सिंचाई की परिपाटी ज्यादा चलती है। और तालाब से सिंचाई की जब बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो बघेलखंड का पठार है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, यहाँ पर तालाबों से सिंचाई की परिपाटी ज्यादा चलती है। अगर हम इसी का देश से तुलना कर लें तो देश में तालाब सबसे ज्यादा हमको दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑलमोस्ट नॉर्थ में हम जाएंगे, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी के इलाकों में, वहां पर नहरों से सिंचाई चलती है। और हमारा जो मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर नलकूप और कुओं से सिंचाई की परिपाटी दोस्तों हमें देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है, भूमिगत जल से। फिर हम देखते हैं नहरों का योगदान होता है, फिर तालाब और आदि चीजों का योगदान होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश में नहरों की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने नहरों के निर्माण पर, इनके रखरखाव पर ध्यान दिया है। मैंने कहा है कि 17.92% योगदान मध्य प्रदेश की सिंचाई में किसका है, नहरों का है दोस्तों। और जो लगभग 2766.8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करता है। तो मध्य प्रदेश की जो कृषि क्षेत्र है, उसका जो सिंचाई भूमि है दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा योगदान हम बोल सकते हैं कि नहर प्रणाली का है। और नहर प्रणाली की जब बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरों को भी हम लोगों को देखना चाहिए। अगर हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरों की बात करें तो जिलेवार अगर नहरें देखें तो चंबल नहर, ये मुख्य नहर तंत्र है हमारा। चंबल नहर चंबल नदी पर बनाई गई है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर के इलाकों में से सिंचाई होती है। तवा नहर तवा नदी पर होशंगाबाद में स्थापित की गई है। हलाली नहर दोस्तों, जिसको सम्राट अशोक सागर नहर के नाम से भी जानते हैं, ये बेतवा नदी पर विदिशा, रायसेन को इससे लाभ मिलता है। बरना नहर जो है दोस्तों, रायसेन, सीहोर में लाभ मिलता है और बरना नदी पर है। बेनगंगा नदी पर बेनगंगा नहर है, जो बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा को लाभ पहुंचाती है। देजला देवला नहर जो है दोस्तों, कुंडा नदी पर खरगोन में स्थापित की गई है। सातक नहर जो है सातक नदी पर खरगोन में है। माही नहर झाबुआ धार में माही नदी पर है। नर्मदा नहर जो है वो खंडवा, खरगोन, बड़वानी में नर्मदा नदी पर है। राजघाट नहर बेतवा नदी पर है, जिससे शिवपुरी, गुना, दतिया, टीकमगढ़ को लाभ होता है दोस्तों। और इसी नहर प्रणाली में आप भांडेर नहर को जोड़ सकते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट नहर है, जो बेतवा नदी पर दिखाई पड़ती है, ठीक है। और मध्य भारत के जो प्रमुख शहर हैं, दतिया, ग्वालियर आदि को उससे लाभ होता है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की नहर है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी नहर कौन सी नदी पर बनी है, कौन कौन से जिलों को इससे फायदा होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में, तो उद्योगों का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने कृषि पर तो बात कर ली, अब हम उद्योगों की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी विकसित देश की बात करते हैं दोस्तों, तो विकसित देश या विकसित प्रदेश, इसकी परिभाषा जब देखी जाती है तो वहां पर यही बताया जाता है, पढ़ा जाता है कि जिन प्रदेशों में उद्योग बेहतर स्थिति में होते हैं, विकसित अवस्था में होते हैं, रोजगार का प्रमुख साधन उद्योग होते हैं, विनिर्माण क्षेत्र होता है, वहां पर हम बोल सकते हैं कि वो जो प्रदेश है वो विकसित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी उद्योगों की स्थिति को दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र को
प्रमोट करने का काम किया गया है। और इसके लिए दोस्तों नीतिगत, संस्थागत सभी प्रकार की पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की है पिछले कुछ वर्षों में। अगर हम यहाँ देखें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार किया गया है, जिसको नाम दिया गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। ये रोड मैप जो है दोस्तों 2020-21 में जारी किया गया था। तो एग्जाम में पूछेगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 कब जारी किया गया? 2020-21 में मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया था। इसमें दोस्तों जब हम मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसमें उद्योगों का, सूक्ष्म उद्योगों का और पर्यटन क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट योगदान हमें देखने को मिलता है। अगर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पर्यटन भी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन के अलावा इसमें हम लोगों को उद्योग क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगों में सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए भी नीति बनाई है, पर्यटन के लिए भी नीति बनाई है और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आधारभूत ढांचा तो उस पर भी काम किया है। अगर हम यह देखें तो इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का क्या उद्देश्य है उसको समझना है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, राज्य की क्षमता का लाभ उठाना कि हमारे प्रदेश में क्या क्या संसाधन है, कितनी हमारी क्षमता है, मानव पूंजी हो, आर्थिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन, उन सब का लाभ हम उठा के कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस सब के बारे में यह बात की जाती है। शासन के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन सिस्टम हो, इजी अप्रूवल हो, सिंगल विंडो सिस्टम, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा मार्केट लिंकेज में सुधार किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं दोस्तों, सड़क हो, हवाई परिवहन हो, रेलवे परिवहन हो, इसके अलावा हम दोस्तों शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें, इन सब पर मध्य प्रदेश में पर्याप्त काम हो रहा है। एमएसएमई की बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं विकास का काम हो रहा है। एमएसएमई जैसे सेक्टर के लिए आसान और कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो वो की जा रही है। संस्थानों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो और एमएसएमई क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा ऋण मिल सके और ज्यादा से ज्यादा उनका विकास हो सके। स्थायी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार के अवसर सृजन करने की तरफ भी काम किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्लोगन दिया था, वोकल फॉर लोकल। हमारे मध्य प्रदेश का जो लोकल प्रोडक्ट है जो मध्य प्रदेश में बन जाता है, लोकल का मतलब ये नहीं होता कि निम्न क्वालिटी का प्रोडक्ट होना, लोकल का मतलब होता है कि स्थानीय प्रोडक्ट होना। स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है, जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके, उसको प्रसिद्धि मिल सके और उसकी डिमांड बढ़ सके। जैसे ही उसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड बढ़ जाएगी तो एक फेमस प्रोडक्ट बन जाएगा और इसके लिए कहीं ना कहीं इनोवेशंस, नवाचार को लाना बहुत ज्यादा जरूरी माना गया दोस्तों। तो नवाचार के माध्यम से वोकल फॉर लोकल की जो पहल है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि रोजगार के अवसर सृजन होंगे, कुटीर उद्योगों को विकास होगा और उनकी उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे तो यहां देखिए मध्य प्रदेश ने स्टार्टअप नीति 2022 में घोषित की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति कब आई? 2022 में आई, जिसमें नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ाना है। मतलब ये कि नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ाना है। इसके लिए मुद्रा लोन की जो व्यवस्था, उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वित्तीय संस्थानों को मजबूत किया जा रहा है और जो स्टार्टअप हो रहे हैं उस स्टार्टअप में कहीं ना कहीं इनोवेशंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक ऐसी संस्कृति विकसित की जा रही है इसमें जिसमें उद्यम के अंतर्गत इनोवेशंस किए जाएं और नए नए आइडियाज पर आधारित स्टार्टअप को शुरू किया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके तहत स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का मतलब दोस्तों ये है कि आप खुद भी रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं और आपको खुद को भी उससे रोजगार मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करने की बात की जा रही है, जिसको पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की भी योजना बनाई गई है। इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021 में आई थी। याद रखिए इथेनॉल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर हम इसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाकर करते हैं, इसके माध्यम से पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी, हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। दूसरी बात है कि पेट्रोल की खपत कम होने से जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी कमी मिलेगी।
देश के जो परिवहन मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर बहुत बड़े स्तर पर प्लान किए हैं और इसके प्लांट्स भी लगाने पर काम कर रहे हैं कि भारत में इथेनॉल के थ्रू जो ग्रीन एनर्जी उसको बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही है और इसका इंप्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी योजना 2021 में बनाई थी और इथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्र की स्थापना को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गन्ने से या आदि जैव उत्पाद जो होते हैं उनसे इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और नीति ये कहती है कि 2022 तक कहीं ना कहीं फ्यूल ग्रेड इथेनॉल जो होता है उसका 10% मिश्रण की बात बोली गई थी। ठीक है, और 2025 तक इसको बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। मतलब अगर 20% तक इथेनॉल आप मिला रहे हैं तो 20% तक पेट्रोल की खपत कम हो रही है और एनवायरमेंट पॉल्यूशन में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम पेट्रोल जो होता है उसके लिए पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल होता है वो आयात किया जाता है, प्रोडक्शन हमारे यहाँ नाव के बराबर होता है। तो अगर हम आयात करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है और हमारा पैसा जाता है। अगर हम पेट्रोल कम आयात करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और खर्च में कमी आएगी। साथ ही साथ एथेनॉल के प्रयोग से जो पेट्रोल में काम किया जाएगा उससे कीमतें भी हमें कम मिलेगी। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पर्यावरण को और इकोनॉमी दोनों के तहत एक महत्वपूर्ण लाभ हो रहा है। अगर हम एमएसएमई विकास की नीति की बात करें तो एमएसएमई विकास के लिए नीति 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी और वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 में आई थी। औद्योगिक संवर्धन नीति के अंतर्गत उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके अंतर्गत निवेश को आकर्षित करने, निवेशकों को मध्य प्रदेश में और भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करने, साथ ही साथ नए औद्योगिक व्यवस्था को स्थापित करने, उनको विकास करने के लिए प्रोत्साहन करने की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। इसके अलावा अगर हम औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में जो काम किया उसको भी देखें तो 2020 में 2015 से लेकर 2000 लगभग 19 तक का जो डेटा रहा वो 2020 तक का जो डेटा रहा वो आया जून 2022 में। किसका? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ब्राफ जिसको आप कहते हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इसी पर आधारित होता है और इस एक्शन प्लान में देखा जाता है कि कितनी सुविधाओं के तहत, कितनी उदार व्यवस्था के तहत, कितनी आसानी से उद्यमों को स्थापित होने आदि चीजों की प्रथा स्थापित की गई है और इसके आधार पर विभिन्न राज्यों को अलग अलग रैंक भी दी जाती है। ठीक है, यह व्यवस्था भारत सरकार ने 2015 में शुरू की थी और जो रिपोर्ट 2020 में आई थी उसमें मध्य प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। अब अचीवर्स की श्रेणी में अगर मध्य प्रदेश को रखा गया है इसका मतलब इसमें और श्रेणियां भी होती होंगी। तो इसमें एक श्रेणी होती है टॉप अचीवर्स, दूसरी है अचीवर्स, तीसरी है उभरते व्यापार परितंत्र, तीसरा है, चौथा है आकांक्षी। मध्य प्रदेश को अचीवर्स में रखा है। हम टॉप पर तो नहीं है लेकिन हम बहुत नीचे भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में हमें काम देखने को मिल रहा है, बस इसमें और बढ़ाने की जरूरत है ताकि मध्य प्रदेश भी टॉप अचीवर्स में आ जाए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और तो उद्योगों के लिए अधोसंरचना का समर्थन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपको उद्योग लगाना है तो उद्योगों के लिए आपको पर्याप्त बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा। अगर उद्योग लगाना है तो बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर सिर्फ सड़क, परिवहन, ऊर्जा और हम बोल सकते हैं कि जो भूमि उसकी जरूरत ही नहीं बल्कि आपको उसके लिए एक अलग प्रकार का औद्योगिक इंफ्रा भी तैयार करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा जो है इनको इसके विकास केंद्र के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब देखिए इंदौर लगभग हम बात कर लें पश्चिम मध्य तरफ का, भोपाल, इसके अलावा रीवा और जबलपुर, ये मध्य प्रदेश के चारों अलग अलग क्षेत्र के इलाके हैं। मतलब कि क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य का जो इलाका है सब तरफ एक एक केंद्र विकसित किया जा रहा है ताकि औद्योगों की जो अधोसंरचना है वो संतुलन के साथ विकसित हो और सभी क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके। अगर हम इसमें देखें तो लगभग 231 औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं, 7 फूड पार्क बनाए हैं दोस्तों, 8 एकीकृत विकास केंद्र बनाए हैं, ड्राई पार्क लगभग 3 बनाए हैं, स्टोन पार्क एक ग्वालियर में बनाया है, ग्रीनफील्ड सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पीथमपुर में बनाया है। इसके अलावा आईटी सेज मतलब
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये इंदौर में 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक सरकारी आईटी पार्क हमें देखने को मिलेगा और 3 निजी, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस और इम्पेक्टस जो है इनके देखने को मिलते हैं। तो पर्याप्त अधोसंरचना में देखने को मिल रहा है जहां पर औद्योगिक लोग जो है वो अपनी इकाइयां लाकर औद्योगिक व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। और जब हम आईटी पार्क, आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जहां हम लोग आईटी इंडस्ट्री के दौर में बेंगलोर देखते हैं दोस्तों, अहमदाबाद का नाम सुनते हैं, इनके बाद अगर पूरे देश में आईटी के हब के तौर पर किसी शहर को देखा जा रहा है तो इंदौर को देखा जा रहा है। इंदौर में सालाना लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का आईटी का बिजनेस होने लगा है। कई सारे लोगों को इसके तहत रोजगार मिलने लगे हैं। क्रिस्टल आईटी पार्क हो, अतुल्य आईटी पार्क हो, ऐसे आईटी पार्क मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश इंदौर में स्थापित किए गए हैं और इंदौर को एक आईटी हब के तौर पर स्टेबल किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम दोस्तों देखें तो हमें जो फूड पार्क है उनका भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, मालनपुर फूड पार्क जो वो भिंड में है, बरोडी जो फूड पार्क है वो शिवपुरी में है, मनेरी फूड पार्क जो है दोस्तों मंडला में है, इसके अलावा बोरगांव जो है वो छिंदवाड़ा में है, इसके अलावा बाबई का फूड पार्क होशंगाबाद में है, इसके अलावा अगर बात करें पोरवाल खेड़ा जो है ये दोस्तों आपको होशंगाबाद में मिलेगा, इसके अलावा निमरानी फूड पार्क खरगोन में मिलता है। ये निमरानी फूड पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है खरगोन का। अवंती मेगा फूड पार्क दोस्तों देवास में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा जग्गा खेड़ी फूड पार्क मंदसौर में है और इंडस मेगा फूड पार्क भी खरगोन में मिलता है। अब इसमें इंडस और अवंती वाला जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल आधार पर अगर देखें ये फेमस है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के फूड पार्क, तो मैंने यहाँ पर आपको सातों के सातों फूड पार्क बता दिए कहां पर, इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सीधे उत्तर लगा देना है, ठीक है। अब फूड पार्क के बाद हम देखें तो अगला यहाँ पर देखिए कि रत्न और ज्वेलरी पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, इंदौर में बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम पर्यटन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर हम लोगों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ जाना है तो उद्योगों में के साथ साथ पर्यटन का भी इंपॉर्टेंट योगदान होता है। और पर्यटन की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में नीतिगत पहलों की तुलना में 2021 में हम देखें तो जो भी मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्लान्स बनाए, स्कीम्स लाए, उसके तहत 2022 में 2021 की तुलना में पर्यटकों की संख्या में लगभग 122% की वृद्धि हुई है। और 2022 में जो गैर धार्मिक पर्यटन है दोस्तों, अगर धार्मिक पर्यटन की बात करेंगे तो 122% और गैर धार्मिक पर्यटन की बात करेंगे तो 58% की वृद्धि हुई है। अब यहां ये समझिए कि अगर हम धार्मिक पर्यटन में 122% की वृद्धि देख रहे हैं, इसमें निस्संदेह महाकाल लोक जैसे जो काम किए गए कि 920 मीटर का एक महाकाल लोक का कॉरिडोर बनाया गया है, तो ये जो काम किया है महाकाल लोक का कॉरिडोर हो, इसके अलावा हम देखें कि जो बोल सकते हैं कि माता जी का मंदिर है, बोल सकते हैं होशंगाबाद क्षेत्र में हम जाते हैं तो सलकनपुर का, यहां पर भी डेवलप किया जा रहा है। चित्रकूट जो है दोस्तों उस पर भी एक रामपथ गमन के तहत पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये सारी की सारी जो स्थिति है, धार्मिक स्थलों को जो प्रमोट किया जा रहा है, उसके बाद पर्यटन नीति के इन प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश में टूरिज्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और अन्य जो क्षेत्र हैं पर्यटन के, वो नेशनल पार्क हो या फिर हम बोल सकते हैं कि पुरातत्विक स्थल हो या प्राचीन इमारतों वाले स्थल हो, इन सब पर भी पर्यटन निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पर्यटन नीति इंपॉर्टेंट रूप से काम कर रही है। अगर पर्यटन बढ़ता है दोस्तों तो रोजगार के अवसर खुलते हैं, पर्यटन बढ़ता है तो आय के साधन बढ़ते हैं और इकोनॉमी इससे ग्रोथ करती है। अगर यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन चल रहा है, जिसमें पर्यटन को और अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने का काम हो रहा है। पर्यटन से जुड़े जो स्थानीय समुदाय हैं उनका सामाजिक विकास किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अब नीतिगत पहल देखें हम लोग, तो नीतिगत पहल में दोस्तों जो आपको आत्मनिर्भर बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान करता है, उद्योग स्थापित करना हो या बाकी सब चीजों को संचालित करना है, तो वो ऊर्जा क्षेत्र होता है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा नीति मध्य प्रदेश की 2022 में हमें देखने को मिलती है। ये नवीकरणीय ऊर्जा नीति जो है उसमें कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करें। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अगर हमारे मध्य प्रदेश में देखें तो सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, इनकी क्षमता हमारे पास जो है उनका पर्याप्त तौर पर हम लोगों को यूज करना है, उसका लाभ उठाना है। तो ये इस नीति का हिस्सा है।
इस क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है ताकि इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाए। राज्य के बाहर बिजली निर्यात को बढ़ावा देना है। हमको हमारे संसाधनों का प्रयोग करके, क्षमता का प्रयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा को इतना बढ़ा लेना है कि हम दूसरे क्षेत्रों में बिजली भेज सकें। विकसित शहरों में हम बात करें दोस्तों, जो विरासत शहर है वहां पर ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की बात बोली गई है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं जिससे कि लोगों की आय भी बढ़े। ये हमारी नवीकरणीय जो ऊर्जा नीति है उसका आधार है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी जोड़ा गया जिसको इसके घटक के तौर पर देखते हैं। 2027 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि मध्य प्रदेश की जो टोटल एनर्जी उसमें 30% तक नवीकरणीय ऊर्जा का अंश होगा। उसके बाद 2030 तक टारगेट रखा है कि 50,000 से ज्यादा नई नौकरियां इस क्षेत्र में पैदा की जाएंगी। इसके अलावा 2030 तक ये भी टारगेट रखा गया है कि जितने भी विरासत शहर हैं उनको 100% हरे शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा। वहां पर जो भी ऊर्जा होगी वो पूरी की पूरी दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा होगी। वहां पर जो वाहन चलते होंगे वो भी इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से उनको हरे शहरों के तौर पर विकसित करने का प्लान है। प्रदेश में ई मोबिलिटी बोले तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए भी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का काम होगा। ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 का टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम देखते हैं ऊर्जा के स्रोत और क्षमता क्या है, तो मध्य प्रदेश की लगभग 28,000 मेगावाट से ज्यादा हम लोगों को क्षमता देखने को मिलती है। इसमें जो सबसे ज्यादा दोस्तों है 63% के आसपास हम ताप विद्युत का प्रयोग करते हैं। मध्य प्रदेश की जो टोटल विद्युत है उसमें 63%, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ताप विद्युत का होता है। और ये ताप विद्युत प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर होते हैं आप? कोयले पर निर्भर होते हैं। मतलब कोयला जलाकर आप जब विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसकी हिस्सा यहाँ पर ज्यादा है। और कोयला जलाकर विद्युत उत्पन्न करने का मतलब है कार्बन का उत्सर्जन। कार्बन का उत्सर्जन मतलब CO2 का उत्सर्जन करेंगे और ये ग्रीन हाउस गैस होगी और ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालेगी किस पर? पर्यावरण पर। और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हमको जरूरी है कि हम इसको कमी करें। दूसरी बात, जब आप कोयले से ऊर्जा उत्पादन करते हैं दोस्तों तो इसके कारण प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ कोयला जैसा इंपॉर्टेंट जो खनन क्षेत्र है वो भी गड़बड़ हो रहा है और हमें ये महंगा भी पड़ रहा है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा की क्षमता जो है वो 34.1% के आसपास हमारे मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें कई सारे हाइड्रो आधारित बिजली क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे हम पुनासा में बात कर लें या हम मंदसौर में बात कर लें, गांधी सागर डैम में बात कर लें, ये सभी के सभी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्या है बोल सकते हैं कि योजनाएं हैं। और ये योजनाएं नदी घाटियों पर बनाई गई हैं, जिसका हिस्सा जैसे हम मान लें ओमकारेश्वर बांध हो है ना, मंडलेश्वर का बांध हो, ये सब क्या जल विद्युत परियोजना है। ये राज्य के द्वारा भी चल रही है जिसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है और कहीं ना कहीं ये दोनों की दोनों राज्य और केंद्र के सहयोग से चल रही है। लेकिन हम जब सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र का हमें वर्चस्व देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग में मध्य प्रदेश का स्थान देखते हैं तो वर्तमान में 8वां स्थान है मध्य प्रदेश का नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग में। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर है। सौर ऊर्जा में टॉप पर कौन है भारत में? राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की क्षमता देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि देश की कुल सौर ऊर्जा में लगभग हम देखें 8.2% के आसपास हम क्षमता देखते हैं। वहीं अगर हम प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता देखते हैं तो 1184.9 किलोवाट के आधार पर सालाना का ये मिलता है। 2021 में ऊर्जा की मांग जो है लगभग 62,324 मिलियन यूनिट के आसपास रही और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पर आता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों को क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि ये हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा की स्थिति है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले में तो मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन परिषद की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का जो व्यापार है उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए व्यापार संवर्धन परिषद की स्थापना की गई जो क्या कर रही है, सरकारी नीति हो और निर्यातक हो इन दोनों के बीच में एक समन्वय बनाने का प्रयास कर रही है ताकि इनके हित एक साथ आगे चलें। दोनों के हितों में समन्वय बनाने का प्रयास चल रहा है और एक साथ इनको आगे बढ़ाने की स्थिति में होगा। अगर हम मध्य प्रदेश से निर्यात की बात करें तो 2021-22 में लगभग 7,834 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात बढ़ा है। निर्यात की वृद्धि लगभग 2.1% रही है। 2017-18 से भारत का निर्यात लगभग 6.9% की दर से हर साल बढ़ा है।
मध्य प्रदेश का लगभग 8.4% की दर से बढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा देखें तो ये 2021-22 में 1.9% के आसपास हमें देखने को मिलता है। निर्यात की दृष्टि से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसके प्रोडक्ट की स्वीकार्यता हमें बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अगर हम प्रमुख निर्यात उत्पाद की बात करते हैं तो दवा, तेल, भोजन, कपास, एल्यूमिनियम और उससे संबंधित प्रोडक्ट हो, साथ साथ जो फार्मुलेशन और जैविक उत्पाद ये बेची जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाला जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों दवा है। दवा आदि उत्पाद मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात किए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम देखते हैं दोस्तों तो आगे समझिएगा, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ। ये निवेश शिखर सम्मेलन जो हुआ दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना। प्रदेश सहित भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए हर साल किया जाता है। कौन करता है? औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित होता है। द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है दोस्तों, और इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ उसका टारगेट ये तो है कि आप भारत में निवेश करिए, और मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगर हम मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो 7वां संस्करण था। 11 और 12 जनवरी 2023 को ये किया गया था। कहां किया गया था? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में हुआ था ये। और ये जो हुआ इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को 15.42 लाख करोड़ का निवेश का माहौल बनाने में मदद मिली है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक प्रकार से रोजगार को बढ़ावा देगा और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। तो एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि किस प्रकार से कब कहां हुआ था। ठीक, इसके बाद जब हम आगे देखते हैं दोस्तों तो अगला है मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। मध्य प्रदेश में एफडीआई जिस भी देश में ज्यादा होगा वो देश का औद्योगिक विकास हो, अधोसंरचना का विकास हो, रोजगार के अवसर हो, देश का आर्थिक विकास सभी बहुत अच्छे से चलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश एफडीआई की तुलना में पिछड़ा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में कम होता है। और अगर हम 2021 से 2022 के बीच में देखें तो 1560 करोड़ रुपए लगभग कुल एफडीआई जो देश का रहा उसका 0.38% ही मध्य प्रदेश में आया है। तो समझ सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में मध्य प्रदेश पीछे है दूसरे राज्यों की तुलना में, और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर आता है। ठीक है, अगर हम मुख्य क्षेत्र देखें जहां पर एफडीआई मध्य प्रदेश में आया है तो कृषि क्षेत्र हो, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, कपड़ा उद्योग हो, या फार्मास्यूटिकल्स हो, या रक्षा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में हम लोगों को मध्य प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा नजर आता है। सरकार को इस तरफ काम करने चाहिए। ठीक है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई। अब हम मध्य प्रदेश में अधोसंरचना की बात करें, इसमें हम लोग सड़कों की बात करेंगे, रेल परिवहन की बात करेंगे और हवाई व्यवस्था की बात करेंगे। जब हम मध्य प्रदेश में सड़कों की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि 2021 तक मध्य प्रदेश में 8,858 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 11,389 किलोमीटर स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग हैं, 23,401 किलोमीटर जिला सड़कें हैं, 29,313 किलोमीटर अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें आती हैं। अगर हम कुल सड़कों की लंबाई देखें तो 72,961 किलोमीटर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है 2021 तक। राष्ट्रीय राजमार्गों का अगर हम इसमें योगदान देखें तो 6.6% है। लगभग 20 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से दिखाई पड़ते हैं। राज्य राजमार्गों की बात करें तो देश में 6.4%, मतलब हम पूरी सड़क में 6.4% क्या देखते हैं? राज्य राजमार्ग देखते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक मध्य प्रदेश में 2,32,344 किलोमीटर के आसपास ग्रामीण सड़कें रही हैं, और ग्रामीण सड़कें मतलब पूरी सड़क नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा सड़क हम लोगों को उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है। तो ये सड़कों की व्यवस्था रही। और मध्य प्रदेश की सड़कों की व्यवस्था में दोस्तों हम लोगों को चंबल एक्सप्रेसवे, इस प्रकार के एक्सप्रेसवे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें आगे तो यहाँ पर रेलवे की बात करें तो रेलवे की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जिसमें इटारसी होशंगाबाद सबसे प्रमुख है। अगर हम रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई देखें तो 5,150 किलोमीटर के आसपास हमारे यहाँ पर रेलवे ट्रैक की लंबाई है। देश में यह 5वें स्थान पे सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है दोस्तों। अगर हम सर्वाधिक रेल मार्ग की बात करें तो हमारे भारत में 68,103 किलोमीटर रेल मार्ग है 2021 तक।
अब इसमें उत्तर प्रदेश में 8,799 किलोमीटर का रेल मार्ग है। फिर स्थान आता है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 5,140 किलोमीटर, इसको लगभग आप समान मान सकते हैं, ध्यान रखना। हवाई अड्डे की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे पास हैं, जिसमें भोपाल का और इंदौर का जो हवाई अड्डा है, भोपाल में राजा भोज और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे के तौर पर जाने जाते हैं। भोपाल का जो हवाई अड्डा है, वहां पर एयर कार्गो टर्मिनल जनवरी महीना 2023 से चालू कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ये सभी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा। अब आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उद्योगों, हमारे मध्य प्रदेश का अधोसंरचना जो है, बुनियादी ढांचा, सड़क, परिवहन संबंधी चीजों को देखा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर दोस्तों बताया है। डेटा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का है। इस डेटा में कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि हमने मन से लिखा हो। सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया तो इसी आंकड़े के आधार पर क्वेश्चन आएगा। मैं कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। डेटा ज्यादा है, याद करने में परेशानी होगी, लेकिन अच्छे से लेक्चर को सुनिए और एक एक डेटा को ध्यान से कॉपी में लिखिए और एग्जाम तक इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे कि जो दूसरा स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन, एमपी जीके से जो आ सकते हैं, वो भी आपके यहां से कवर हो सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनकर नोट्स बनाइए। अगले लेक्चर में इसी यूनिट का, इसी मॉड्यूल का अगला पार्ट लेकर आऊंगा, पार्ट 3, जिसमें हम लोग दोस्तों मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। क्लियर दोस्तों, जिसमें नगरीय निकाय हो या फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें, कि किस प्रकार से कार्यशील जनसंख्या और आदि चीजें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं, ठीक है। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।